नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम भारत भूगोल में जलवायु को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जलवायु तक आपको पढ़ा दिया था और जलवायु के बारे में बोला था कि किसी एक विशेष क्षेत्र में लंबे समय तक होने वाले मौसमी घटनाओं को या लंबे समय तक अध्ययन किए गए मौसमी की दशा को हम लोग जलवायु कहते हैं। वह समय लगभग 30 से 35 सालों का होता है। इसके बाद हमने जब भारत की बात की तो दोस्तों भारत में बोला कि मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहने का मतलब दोस्तों मेरा साफ था कि दोस्तों हमने बोला था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। और इस क्षेत्र में आने के कारण चूंकि भारत का आधा भाग कर्क रेखा के नीचे है, आधा भाग कर्क रेखा के ऊपर है। और हमने बोला है पिछले वीडियो में कि चूंकि हिमालय की उपस्थिति के कारण जो गर्म हवाएं जाती है नीचे से ऊपर की ओर, उष्णकटिबंधीय आधा भाग तो है ही क्योंकि कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। यह उष्णकटिबंधीय है क्योंकि कर्क रेखा के नीचे तो उष्णकटिबंधीय है, कर्क रेखा के ऊंचे शीतोष्ण कटिबंध है, शीत और उष्ण का मिक्स है। लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण दोस्तों हम ओवरऑल भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून क्या होता है दोस्तों? मानसून एक तरह का बादल होता है जो वर्षा करवाता है, लेकिन एक नियत वायु दशा पे। तो हम आज बात करेंगे भारतीय जलवायु, आखिर इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से कि जलवायु होता क्या है, मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होता है, इसके बाद मानसून क्या होता है। हम एक एक करके सभी पॉइंट को डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों जलवायु के बारे में हमने बोला कि एक लंबे समय तक किसी विशेष क्षेत्र में होने वाली मौसमी घटनाएं। अगर जलवायु है तो मौसम क्या होता है दोस्तों? किसी एक साल के अंदर होने वाला ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है सर? हमने बोला कि पृथ्वी चूंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, उत्तरायण होता है और उष्ण मतलब हीट मिलने के कारण ये उस समय गर्मी होती है। और फिर आधे भाग पे, क्योंकि अगर हमने पृथ्वी को बोला कि चक्कर लगाओ, तो जब पृथ्वी चक्कर लगा रही है और यहाँ हमारा सूर्य है तो दोस्तों आप स्पष्ट देख सकते हैं कि नीचे वाला भाग ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा ऊपर वाले भाग के मुकाबले। लेकिन यही पृथ्वी फिर घूम के जब यहाँ आ जाएगी तो ऊपर वाला भाग, इसको नॉर्थ इसको साउथ बोल देंगे, तो नॉर्थ भाग अब ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा साउथ के मुकाबले। ये तो हमने ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में बता चुके हैं। तो ऐसा होता है गर्मी और ठंड होने के कारण। जब यह दोनों सूरज से बराबर दूरी पे होगा तो वहाँ न ठंडा होगा न गर्मी होगा। उस कंडीशन में दोस्तों आप इसे जैसे बसंत ऋतु बोलते हैं, न गर्मी होता है ज़्यादा न ठंडा होता है। तो ऋतु परिवर्तन ही मौसमी घटनाओं का अंजाम है। तो अब आते हैं जलवायु और मौसम के बाद मानसून पे। तो दोस्तों मानसून एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा, जिसका अर्थ होता है डायरेक्शन ऑफ एयर। तो दोस्तों मानसून के बारे में अगर पूछा जाए तो उसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। अब ये क्या होता है सर पवनों की दिशा? तो यह मानसून एक तरह का जलवायु है जो वर्षा करवाती है और भारतीय कृषि इन्हीं बारिशों पे आधारित है। अब यह वर्षा कराने वाले बादल यानी वर्षा कराने वाले पवन ये कहाँ से आते हैं, कैसे निर्माण होते हैं, यही तो मेन बात है कि दोस्तों आपके दिमाग में बहुत सारे जगहों पे आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ से बोल दिया जाता है ये मानसून है, ये वैसे है, ये वैसे है। हम आपको नहीं वैसा करेंगे, हम डिटेल से पहले बताएंगे कि दोस्तों मानसून का निर्माण होता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इस गोले को अपना पृथ्वी मान ले और यह मेरा विषुवत
रेखा हो, तो हमने क्या बोला है सर कि यह मेरा कर्क रेखा होगा, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ लाइन को मकर रेखा बोलते हैं। और यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जो इनके बीच आता है, यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पे विषुवत रेखा पे सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के कारण गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण इन क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम देखें दोस्तों, जैसे यह मेरा अगर मान लीजिए यह भारत है या ऑस्ट्रेलिया है, तो दोस्तों हमने बोला कि जो सूरज की रोशनी है ना, सूरज की जो रोशनी है ये एकदम डायरेक्ट इन पे प्रभावित होकर पड़ती है। यह होता है विषुवत रेखा पे। प्लेट समझ लो ना दोस्तों, अगर यह हमारा पृथ्वी है तो सूरज की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है, इसी कारण इन क्षेत्रों पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब दोस्तों होता क्या है, तो चूंकि दोस्तों हमने बोला कि यहाँ पर जितने भी सागरीय भाग हैं, जितने भी सागरीय भाग हैं, जितने भी पानी वाले क्षेत्र हैं, यह क्या करेंगे, सूरज से ऊष्मा पा के भाप बनेंगे, और भाप बना के ऊपर जाएंगे, और वही ऊपर जाके बादलों का निर्माण करते हैं, और बादल ही बाद में बारिश करवाते हैं। लेकिन यह जो भाप एक गैस है, पवने क्या है सर, पवने भी तो यही, वायु क्या है, इन्हीं सभी गैसों का तो मिश्रण है। वायु या पवन क्या है, इन्हीं सभी गैसों का तो मिश्रण है। तो दोस्तों जब हम आपको बोले कि यहाँ पर जो भी सागरीय भाग है यह ऊष्मा पाकर भाप बनता है। अब दोस्तों हम आते हैं पृथ्वी के रोटेशन पे, पृथ्वी के रोटेशन पे। तो दोस्तों जब यह लोग भाप बना, इन जल का ऊपर भाप बना, तो दोस्तों यह जो है वायु इस डायरेक्शन में जाना शुरू करती है। क्यों करती है अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह हल्की होती है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि जिस भाग पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ लो प्रेशर उत्पन्न होता है। अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या है सर, तो हम आपको बताते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या है सर। सर अगर यह दो भाग है, यह दो भाग है सर, अगर हमने बोला कि सर यहाँ पर ज़्यादा बादल है, बादल ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो सर यहाँ पे बादलों के द्वारा उत्पन्न किया गया जो दाब होता है वायु दाब बोलते हैं। क्योंकि चूँकि बादल घनत्व डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा सर, ज़्यादा होगा ना। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, और यही एयर प्रेशर को बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में, जब यहाँ पे हल्का सा बादल है और यहाँ पे वायु दाब कम है इस क्षेत्र पे, तो सर यहाँ पर लो प्रेशर इसके कंपेयर में बता रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ वायु दाब बढ़ा, तो जब भी पवनें बनेगी, जब भी हवाएं उत्पन्न होगी, जब भी भाप जो है गमन करेगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करता है। तो दोस्तों होता क्या है कि वायु गर्म होके हल्की हो जाती है, एयर गर्म होके हल्की हो जाती है। हम एक एक पॉइंट डिटेल से पढ़ा रहे हैं ताकि दोस्तों आपको समझ में आए, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपको जलवायु में बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट काम करेगा कि एयर गर्म होके हल्की हो जाती है और वहाँ पे लो प्रेशर एलपी का निर्माण करती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबवत सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बोलोगे हाँ, क्यों? क्योंकि लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा यानी आपकी भूमध्य रेखा पे, तो वहाँ पे गर्म होगा वायु ज़्यादा। वायु ज़्यादा गर्म होगा तो वह ऊपर उठेगी, गर्म होती है वायु तो वह ज़्यादा ऊपर उठती है।
तो सरफेस पे सर सतह पे सब गर्म होके ऊपर चला गया तो सर सतह पे होता है लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है बादलों का। अब ये बादल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करेंगे, ये बादल उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगे। इसीलिए ये सभी पवनें क्या करती है सर, ये सभी पवनें जो हैं अपने अपने क्षेत्र से जहाँ से उत्पन्न हुई है वहाँ से वह दोनों पवनें जो हैं इस तरह से, अगर यह विषुवत रेखा है तो इधर से और इधर से दोनों तरफों से ये पवनें जो हैं, ये पवनें इस तरह से दोनों तरफों से आती है विषुवत रेखाओं के पास, विषुवत रेखाओं के पास आती है। अब आने के क्रम में क्या होता है सर, जब ये पवनें कहीं ज़्यादा इसको ठंडी मिल गई, मान लीजिए कि इन जगहों पे इनको ठंडी ज़्यादा मिला, ये बादल डेंस हो गए और यह सभी आपस में आके जमा हो गए। हम बादलों का निर्माण भी बताएंगे दोस्तों, बादलों का निर्माण क्या होता है बताते हैं। अगर एयर में ये सभी जो धूल कण है ना, ये ही सभी धूल कणों पे जब जलवाष्प जमा हो जाता है, एक इसको बोलते हैं आपको न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर फोर्स होता है ना जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करके रखता है, उसी तरह का बल इस पे लगता है एक। तो ये न्यूक्लियाई जो होता है निर्माण होता है जो अपने चारों ओर इन भाप के कणों को जमा करके रखता है, जिनसे कि बादल का निर्माण होता है। होता क्या है सर कि एयर में उपस्थित धूल कणों पे जब जलवाष्प जम जाते हैं तो इनके बीच एक आर्द्रतागाही न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर बल काम करता है। ये बल क्या करते हैं सर, इन वायु के कणों को, इन जलवाष्प के कणों को आपस में जमा करके निर्माण करते हैं बादलों का। लेकिन सर जैसे ही यह बादल फिर चलते चलते यहाँ आया, यहाँ पे हो गया सर टेम्परेचर हाई, यहाँ पे मिल गया सर इसको टेम्परेचर हाई, यहाँ पे सूरज की किरणें इनको ज़्यादा मिलने लगी। ज़्यादा मिलने के कारण सर क्या हो गया, ये बादल पुनः 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 लिक्विड में बदल गए। ये सभी जो जमे हुए बादल थे ये बारिश का निर्माण कराने लगे, यही बादल फिर से बरस पड़े और यह बादल क्या कहते हैं वर्षा कहलाई। तो ये होता है बादलों का निर्माण, ये होता है वर्षा का निर्माण। तो दोस्तों जब ये आर्द्रतागाही बादल, जब ये न्यूक्लियाई बादल, जब ये न्यूक्लियाई क्लाउड चलते हैं इधर की ओर, जहाँ इन्हें ज़्यादा बारिश गर्मी मिला वो वहाँ पे बरस पड़े, वहाँ पे बारिश होने लगी। और इन क्षेत्रों पे यदि कोई भी भूमि होगा तो उन भूमि पे, इन सतहों पे बारिश होने से अच्छी खेती होगी। आपको पता है ना खेती के लिए सिंचाई ज़रूरी है, तो इन क्षेत्रों पे अच्छी खेती होगी। आपको इतना तो पता है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं बारिशों की वजह से फसल को हमें जो पानी देना है हम वो आसानी से प्रोवाइड करवा पाते हैं। ये आर्द्रतागाही बादल जो है, ये न्यूक्लियाई जो है, जो कि धूल कणों पे जलवाष्प के कण जमते हैं, जब यह आया 0 डिग्री की तरफ टेम्परेचर हो गया हाई, तो यह जब टेम्परेचर हाई हो गया तो पिघल के यह विषुवत रेखा से पहले कहीं बारिश करवा दिया। इन बारिश के वजह से होने वाली कृषि से बहुत मुनाफा होता है सर। और यह लोग क्या करते हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना या ऐसे फसल उगाते हैं जो व्यापारिक फसल कहलाते हैं। व्यापार में जो बिजनेस में यूज होने वाले फसल को यह लोग उगाते हैं, मसाला, चाय, कॉफ़ी, वैसे फसल जो कि व्यापारिक फसलों को उगाने में मदद करता है। इन पवनों को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवनें। अब ये पवनें व्यापारिक पवनें क्यों होगी सर, जब हमने बोला कि यहाँ पर अगर कोई समुद्र का पाट होगा और बादल का निर्माण हो गया, इस जगह पे अगर कोई जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है सर, इन क्षेत्रों पे अगर कोई बादल का निर्माण होता है, लो प्रेशर की ओर जाता है और वहाँ पे यदि यह हीट पाके गर्मी उत्पन्न करके बारिश करवा देता है
और उन सतहों पे उन बारिश से ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि व्यापार में मदद करती है, तो वह फसलों को व्यापारिक पवन और उन पवनों को बोलते, उन फसलों को व्यापारिक फसल और उन पवनों को यानी उन बादलों को, पवन कहने का मतलब बादलों को हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं, हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार। तो अब ये ट्रेड विंड समझ में आ गया कि ट्रेड विंड क्या होता है। इतना बताने का मतलब क्या था दोस्तों, सीधा सीधा मानसून क्यों नहीं बताएं। तो दोस्तों जब यही ट्रेड विंड पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दोस्तों यह जो ट्रेड विंड था, अब आए हम अपने लाइन पे, अब हम आते हैं अपने मेन लाइन पे कि सर पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यह जो ट्रेड विंड था इन पे एक बल काम करने लगा, उन बल का नाम था, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, ये वह बल था कोरोलिस बल, कोरोलिस बल, कोरोलिस बल, ठीक है। पृथ्वी के घूमने के वजह से, पृथ्वी के रोटेशन के वजह से, रोटेशन के वजह से एक बल का निर्माण हुआ जिसे बोला कोरोलिस बल। ये कोरोलिस बल क्या करता है, इन सीधे पवनों को, इन सीधे व्यापारिक पवनों को बल की दिशा में घुमा देता है, ऐसा कर देता है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ऐसा। तो अब ये व्यापारिक पवनें कोरोलिस बल के कारण अपनी दिशा बदल लेती है, और यह दिशा कैसी हो जाती है सर जरा आप बताइए। तो पहले जो उत्तर से दक्षिण था अब वह उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर हो गया, और पहले जो दक्षिण से उत्तर था वो दक्षिण पश्चिम हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। किसके कारण हुआ सर ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये होता है व्यापारिक पवनों के, कोरियोलिस बल के कारण व्यापारिक पवनों की दिशा में परिवर्तन। अब आते हैं सर हम मानसून पे, क्योंकि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम पवनों को ही तो हम लोग मानसून बोलते हैं। अरे अभी भी कन्फ्यूजन है तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून, तो सर ये अब हम इसको मिटा रहे हैं और जरा सा दक्षिण पश्चिम मानसून को बता रहे हैं। तो दोस्तों हमने बोला कि यदि यह पृथ्वी का गोला होता, अगर यह विषुवत रेखा होती, यह कर्क रेखा होता, यह मकर रेखा होता, कोई दिक्कत हो तो बोल देना दोस्तों। और यहाँ पे हमने बोला कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमारा तो दोस्तों ये हमने एक आर्टिफिशियल मैप बना दिया है जहां हमने यह अफ्रीका और यहाँ भारत को दिखाया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ अफ्रीका और यहाँ भारत को दिखाया है। दोस्तों अब हमने बोला कि कोरियोलिस बल के कारण ये जो पवनें, जैसे हिंद महासागर है यहाँ पे, यह पवनें जो ऐसी सीधी जा रही थी, अब यह सीधी ना जाके ऐसे घूमेगी, घूमेगी कि नहीं घूमेगी, आप खुद बताओ, घूमेगी कि नहीं घूमेगी। आप बोलोगे कोरियोलिस बल के कारण ये पवनें ऐसे जाएगी। अब आते हैं सर कि यही पवनें जब भारत में पहुंच के वर्षा कराती है, कौन पवनें, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट पवनें जो भारत में वर्षा करवाती है, मानसून कहलाती है या मानसूनी पवनें कहलाती है। आपने तो सर इतना तो बता दिया कि सर ये क्या होता है, ये मानसूनी पवनें क्या होती है, कहा कि सर यही दक्षिण पश्चिम पवनें। आप सर ये ना पूछोगे कि सर ये जून में ही क्यों आती है भारत, सर जून में ही क्यों आती है, सर जनवरी में क्यों नहीं, फरवरी में क्यों नहीं। अब तो सर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कोरियोलिस बल के कारण जो ये सीधी पवनें थी अपनी दिशा बदल देती है। क्यों बदलती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण बदलती है, ठीक है। तो अब हमने बोला कि सर होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि सर जब जून का महीना होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि जून का महीना में सूर्य उत्तरायण में होता है,
सूर्य उत्तरायण में होता है। ये क्या होता है सर सूर्य का उत्तरायण? हमने बोला कि सर जून के महीने में सूर्य जो होता है वह नॉर्थ हेमीस्फीयर पे ज़्यादा गर्मी देता है। नॉर्थ हेमीस्फीयर यानी पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है ना वह सूरज के नज़दीक है, तो सूरज की गर्मी ज़्यादा मिलती है। इस कारण से जून के महीने में इन पवनों का विकास, इन पवनों का डेवलप और इन पवनों की उत्पत्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा उष्मा मतलब ज़्यादा भाप, ज़्यादा भाप मतलब ज़्यादा पवने, और यही ज़्यादा पवने मतलब ज़्यादा बादल मतलब बारिश। इतनी सारी होती हैं घटनाएं सूर्य के उत्तरायण के कारण, यानी कि सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकना। उत्तरायण का मतलब सूरज का उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकना। इसके कारण सूरज की किरणें जब लंबवत पड़ती है तो भाप डेवलपमेंट ज़्यादा करता है और यहाँ ज़्यादा व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती हैं। और इसी कारण से जब उत्पन्न पवनें कॉरियोलिस बल के कारण मूव भी करने लगती हैं, यह भाप जो है ना पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन पवनों में गति आती है। इसी बल के कारण पवनों में गति भी आती है। ये सभी क्वेश्चन है। पवनों में गति आती है, पवनों की दिशा बदलती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है। इसी बल के कारण अब ये पवनें सर दक्षिण पश्चिम तो घूम गई, और चूँकि जून के महीने में हमने बोला उत्तरायण में होता है, इसीलिए उत्तरायण मतलब सर नॉर्थ हेमीस्फीयर में से सीधा चमकना, नॉर्थ हेमीस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी ज़्यादा मिलना। तो सर अब यह पवनें आ गई भारतीय तट पे, और यही भारतीय तट पे सर यही भारतीय तट पे अब हम देखते हैं सर क्या कि इन भारतीय तटों पे सर अभी लो प्रेशर है, क्योंकि गर्मी का महीना है। सरफेस भूमि जो है ना मिट्टी जो है ना सर बहुत दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। गर्म होने के कारण सभी वायु ऊपर उड़ जाती है और यह गर्म वायु उत्पन्न करती है, नीचे सरफेस पर ठंडा रह जाता है। ऐसा होने के कारण समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र इसीलिए सालों भर एक समान तापमान महसूस करते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण। अब सर होता क्या है कि जब यह पवनें जून के महीने में ज़्यादा गति प्राप्त करती है, डेवलप करती है, तो यह चल गई पृथ्वी पे इसके तरफ, और जब जैसे ही यह आपको सरफेस पे आती है, इन आर्द्रता गाही इन सरफेस पे आने के बाद यह जो पवनें हैं धूल कणों से चिपक के बादल का निर्माण करती है। और चूँकि सरफेस पे होने के कारण, लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पे क्या कहते हैं इसको हीट ज़्यादा मिला और यह पिघल के वर्षा करवा देती है, यह पिघल के वर्षा करवा देती है दोस्तों। और इन्हीं वर्षों को तो हम लोग, इन्हीं बारिश को तो हम लोग मानसून बोलते थे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मानसून अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपको मानसून समझाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने आपको एक एक पॉइंट बिना किसी पॉइंट को तोड़े, बिना किसी पॉइंट को छोड़े, हमने एक एक पॉइंट आपको डिटेल से बताया है। चलिए हम कल भारत में मानसून का आगमन पढ़ाएंगे कि कहाँ से मानसून पहले भारत में आता है, उसके बाद हम उसके बाद भारत में किन किन क्षेत्रों में मानसून का विस्तार होता है, भारतीय खेती जब पढ़ाएंगे तब इन्हीं मानसूनों को हम बताएंगे कि ये बारिश यहाँ होता था इसलिए यहाँ ज़्यादा खेती होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, क्योंकि अगले वीडियो मानसून से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है।